नमस्ते बच्चों, रेडी हो पढ़ने के लिए? करते हैं अपना टॉपिक शुरू। हमने अपनी लास्ट क्लास में फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात की थी और उन रासायनिक अभिक्रियाओं में फिनॉल की कौन सी अभिक्रिया चल रही थी बेटा? संघनन अभिक्रिया। और संघनन अभिक्रिया में हमने 3 अभिक्रिया पढ़ ली थी। अब चौथी अभिक्रिया की बात करते हैं। इससे पहले बेटा एक बात और बताऊं कि अभी आपने जब कल या परसों की 2 दिन की ऑनलाइन क्लास में जब अपनी क्लास अटेंड की तो इसमें काफ़ी नेम रिएक्शन आई है वैज्ञानिकों के नाम पर, जैसे फ्रिस पुनर्विन्यास थी, डफ अभिक्रिया थी और कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया है, रायमंड टिमान अभिक्रिया थी, आपकी गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया है। तो बड़े ये अभिक्रिया जो नेम पर है, नाम वैज्ञानिकों के नाम पर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और थोड़ी टफ भी पड़ती है। तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना जिससे आप इनको भूल ना सकें। बार बार लिखकर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको याद होगी। इसी से संबंधित नेक्स्ट अभिक्रिया भी नेम रिएक्शन पे आती है। पहले हम लिख लेते हैं। हम टॉपिक क्या था कि हमने स्टार्ट किया था बेटा फिनॉल के रासायनिक गुण और इसमें 3 नंबर की अभिक्रिया चल रही थी, संघनन अभिक्रिया। संघनन अभिक्रिया जिसमें चौथी रिएक्शन अपनी आज की शुरू कर रहे हैं, रिएक्शन नंबर 4। क्या नाम था बेटा उसका? लेडर मान से अभिक्रिया। तो नंबर 4 रिएक्शन बेटा कौन सी है? लेडर मान से अभिक्रिया। बेटा इसके लिए स्पेस काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी अपने को, थोड़ी बड़ी रिएक्शन है तो सरों से वापस से लिख रहा हूँ इसको कि तो आज की जो अपनी अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का नाम क्या लिखा है? आज जो अपनी अभिक्रिया में शुरू करेंगे क्या नाम बेटा इसका? लेडर मान से अभिक्रिया। बेटा आप में से काफ़ी बच्चों ने बहुलक वाला चैप्टर पढ़ा होगा और आपने वहाँ पर एक नाम सुना होगा, बेक्केलाइट बहुलक। यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, बेक्केलाइट बहुलक। सुना है? तो आप कमेंट्स में अगर कोई बता सके तो बता देना कि बेक्केलाइट बहुलक की एकलक इकाइयों के क्या नाम है? बेक्केलाइट बहुलक की एकलक इकाइयों के नाम। तो आप लोगों के आंसर एक ही आएंगे कि बेक्केलाइट बहुलक की एकलक इकाई एक तो होती है बेटा क्या? फिनॉल। क्या पूछा मैंने? एकलक इकाई। तो बेक्केलाइट बहुलक की एकलक इकाइयों के नाम क्या होते हैं? एक तो क्या होता है? फिनॉल और दूसरा होता है बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। तो बेक्केलाइट बहुलक की एकलक इकाई क्या होती है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। बेटा ये मान सकते हो कि आप इस लेडर मान से अभिक्रिया के द्वारा ही आपके किसका निर्माण होता है? बेक्केलाइट बहुलक का निर्माण होता है। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को लेडर मान से अभिक्रिया में क्या होगा कि फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड जो फिनॉल का फॉर्मूला तो आपने रट लिया, इतने दिन पढ़ते हुए, बेंजीन वाले के ऊपर क्या बेटा? OH। और फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला आप जानती हो, HCHO। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया तनु अम्ल या क्षार में करवाने पर और तो हाइड्रोक्सी बेंजील फिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील फिनॉल कंपाउंड बनते हैं। इन दोनों के संघनन से, इन दोनों के जुड़ने से बेक्केलाइट बहुलक का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या नाम देते हैं बेटा हम? लेडर मान से अभिक्रिया। तो डिटेल से हम इसके बारे में लिख लेते हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में कि हमने लिखा लेडर मान से अभिक्रिया। तो क्या लिखेंगे बेटा इसके लिए कि फिनॉल तनु अम्ल या तनु क्षार, फिनॉल तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में, फिनॉल तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड
फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया करके फिनोल तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करके ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनाता है और ये आपस में संघनित का मतलब जुड़ के, ये आपस में संघनित होकर बेकेलाइट बहुलक बनाते हैं। बड़ा एक बार ना काफ़ी चीज़ें होती है जो अपने एक दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होती है। अब इतने पढ़ा तो अब इसमें बात कर लें। अभी हमने एल्कोहल वाला टॉपिक पढ़ा था पहले। यहाँ पर मैं एक शब्द लिखा है मैंने, बेंजिल एल्कोहल। अब जो पढ़ी हुई चीज़ें यहाँ पर रिपीट करने का मौका अच्छा होता है कि बेंजिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको यहीं की बेंजिल एल्कोहल, याद आया? शब्द क्या लिखा है समीकरण बेटा, अभी हम बात करेंगे, उससे पहले कुछ शब्द की बात कर लेते हैं। बेंजिल एल्कोहल फॉर्मूला क्या होता है इसका, क्या याद किया था आपने? ये बेंजीन वाले पर क्या जुड़ा हो? CH2OH। इस संरचना को बेंजीन वाले के ऊपर क्या है? CH2OH। इस संरचना को बेटा हम क्या बोलते हैं? बेंजिल एल्कोहल बोलते हैं। बेंजीन वाले के ऊपर क्या हो? CH2OH। इस संरचना को हम क्या बोलेंगे? बेंजिल एल्कोहल नाम दिया मैंने। क्या नाम दिया बेटा इसका? बेंजिल एल्कोहल मैंने इसका नाम दिया है। तो अब ऑर्थो हाइड्रोक्सी का मतलब क्या हुआ? इसकी ऑर्थो कंडीशन पे क्या जुड़ा हो? तो ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, या आपने यहाँ जोड़ दिया OH, तो क्या हो गया? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। तो बेटा रटने की जरूरत नहीं, कुछ चीज़ें अपनी पहले पढ़ी हुई होती है, तो उनको अगर आप रिपीट कर लोगे, रिमाइंड कर लोगे, तो आपको हर चीज़ें आसानी से याद आ जाएगी। लेकिन मेहनत अपने को ही करनी पड़ेगी। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या लिखा बेटा मैंने? लेडरमान से अभिक्रिया, तो फिनोल तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, फिनोल तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया करके, किससे? फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया करके ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल फिनोल बनाता है, जो आपस में संघनित होकर किसका निर्माण करते बेटा? बेकेलाइट बहुलक का निर्माण करते। अब जो रिएक्शन हम समझते हैं, फिनोल है तो ये OH, ये बेंजीन वाले। अब देखो बेटा क्रिया किससे? फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हुआ? HCHO। ठीक है। अब हमें पता ही है ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, तो ऑर्थो के लिए एक H मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया और पैरा के लिए मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 ऑर्थो 1 2 3 4, क्या हो गया? पैरा हो गया। क्रिया किसकी उपस्थिति में? तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में। अब वो बेटा होता क्या? इस फॉर्मल्डिहाइड, क्या बेटा ये फॉर्मल्डिहाइड, इस फॉर्मल्डिहाइड को मैं ऐसे लिखता हूँ क्या? CH2O। इस फॉर्मल्डिहाइड CHCO, तो एक C 2 H और O लिख सकता CH2O। अब क्या होगा कि जब ये क्रिया करेगा, फॉर्मल्डिहाइड को मैं क्या लिख रहा हूँ? CH2O।
ये एक बार यहाँ जुड़ेगा और एक बार यहाँ जुड़ेगा। जब आप इसको यहाँ जोड़ोगे तो ये H बाहर निकल जाएगा, ये जुड़ जाएगा और फिर वो H इस O के साथ जुड़ जाएगा। तो कंडीशन देखो बेटा कैसे बनती है, ये OH, अब देखो यहाँ से ये H एक बार मैंने हटाया, इस H को हटा दिया और क्या जोड़ दिया, CH2O, और वो H यहाँ जुड़ गया। सिंपल से इसे याद करना है, या CH2O और फिर ये H यहीं जुड़ जाएगा, तो इसको यहाँ जोड़ दो आप, बन गया बेटा। अब एक बात सुनो बेटा, अभी मैंने आपको इनका नाम बताया था, मैंने लिखा था CH2OH और OH। इसमें है क्या, CH2OH यहाँ पर है और OH यहाँ पे, बेटा इसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि 1 2 1 2 है, तो यह भी सेम कंडीशन है। तो ये लिखने का तरीका है कि मैंने OH को ऊपर किया है, CH2OH को नीचे, तो इससे कोई अंतर नहीं है। हमें इनका नाम याद होना चाहिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड को लिखने का तरीका था CH2O, समझ गए होंगे। इसका क्या नाम हुआ बेटा, इसको क्या बोलते हैं, देखो इतने को आप क्या बोलोगे बेटा, बेंजीन वाले के ऊपर, बेंजीन वाले के ऊपर जुड़ा है CH2O, तो इसका नाम हो गया बेंजील एल्कोहल। 1 2 2 नंबर पर एल्कोहल है, और जब एल्कोहल प्रतिस्थापी हो, जब एल्कोहल प्रतिस्थापी हो तो उसको आप बोलते हो हाइड्रोक्सी। तो क्या नाम हुआ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। बेटा ये इतनी रिएक्शन होती, इस रिएक्शन को क्या बोलते बेटा, लेडर मान से अभिक्रिया। अब आपके ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल बने हैं, इन दोनों के आपस में संघनित होने से, इन दोनों के जुड़ने से आपका कौन सा बहुलक, बेकेलाइट बहुलक का निर्माण होता है। इसलिए अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप बेकेलाइट बहुलक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में, जब आप चैप्टर 15 पढ़ेंगे बेकेलाइट बहुलक, तो वहाँ पर भी ये रिएक्शन आप पढ़ोगे। तो हम यहाँ बात कर लें कि हमने कौन सी अभिक्रिया लिखी है बेटा, बेकेलाइट बहुलक का निर्माण हमने कौन सी रिएक्शन से किया है, लेडर मान से अभिक्रिया, लेडर मान से अभिक्रिया। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर लें कि फिनोल तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया करवाई तो ऑर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल बन गया, और ये आपस में संघनित होकर बेकेलाइट बनाता है। रिएक्शन समझ में आ गया कि इसको हमने किस प्रकार से नोट किया है। अब ये बोलने की जरूरत है नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लो, अब तक आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे बैठ करें। इसके बाद बेटा ये आपकी फिनोल की अभिक्रिया यहाँ समाप्त हो गई है। अब यहाँ फिनोल की दो छोटी छोटी बातें हम उसकी और बात कर लें। इसके साथ दो टॉपिक और बच के छोटे से अपने 5-5 मिनट के, इसके साथ अपना फिनोल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम फिनोल कंप्लीट कर लेंगे। तो कल की क्लास में हम इथर फिनो इस चैप्टर का तीसरा भाग, पहले में पढ़ा था एल्कोहल, दूसरे में फिनोल, और तीसरे में अब हम क्या पढ़ेंगे, इथर की बात करेंगे। तो बेटा शुरुआत वैसे ही होगी, इथर का नामकरण, फिर इसको बनाने की विधियाँ और इसकी रासायनिक समीकरण। तो कुछ बच्चे जो इस चैप्टर को बीच में एंड एल्कोहल वाले चैप्टर को शुरुआत से जो नहीं कर पाए थे, तो वो यहाँ से अगर पढ़ेंगे ना इथर वाले से, तो उनको समझ में आ जाएगा। और कल हम इथर का नामकरण और उनके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखें कल से क्लास कंटिन्यू अटेंड करें। अभी आगे बात करते हैं हम इसमें। अब बेटा हम बात कर रहे हैं, आपने नाम सुना होगा, क्या लिखा बेटा, एस में बड़े बड़े अक्षरों में
क्या लिखा है बेटा? एस्प्रिन। एस्प्रिन लिखा है। मैंने चैप्टर नंबर 17 पढ़ाया था, ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 17 में हमने पढ़ा था एस्प्रिन क्या होती है। एक प्रकार की कैसी औषधि है? दर्द निवारक औषधि है। याद आया क्या? दो प्रकार की औषधियाँ पढ़ी थी, स्वापक और अस्वापक। तो जो पैरासीटामोल और एस्प्रिन हमने कौन सी औषधि में पढ़ा था? अस्वापक औषधि में पढ़ा था। तो अब हम एस्प्रिन की बात करते बेटा कि इसमें एस्प्रिन का निर्माण होता है। तो अब बेटा अब टॉपिक हम ले रहे हैं, क्या लिखा है बेटा? एस्प्रिन। बेटा सिंपल सी बात है, सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा देंगे। सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं तो एस्प्रिन का निर्माण होता है। तो समझते हैं, पहले लैंग्वेज की बात कर लें कि क्या लिखा है बेटा? सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया, सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड, सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर, सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर एस्प्रिन बनती है। और एस्प्रिन कैसी औषधि बताइए? दर्द निवारक, जो एक दर्द निवारक औषधि है। जो कैसी औषधि है बेटा? दर्द निवारक औषधि है। अब इसके समीकरण की बात कर लें तो बेटा यहाँ से एक चीज़ विशेष बात है, हम समीकरण कब लिख पाएंगे? जब हमें इनके फॉर्मूले याद हो। क्या है सबसे पहले? सैलिसिलिक अम्ल। देखो कुछ कंपाउंड थे आपने पढ़ा, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसैल्डिहाइड, फिक्स है, बार बार अपने रिपीट भी हुए तो याद होना चाहिए। जो अम्ल है, फिनोल का चैप्टर पढ़ने, तो बेटा तो क्या होता है? ये आपने क्या बनाया बेटा? यहाँ पे बेंजीन वाले, तो इस बेंजीन वाले में यहाँ जोड़ दिया मैंने COOH, और इसकी ऑर्थो कंडीशन पे क्या हो? OH। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक अम्ल। अब तक आपने पढ़ा होगा विक्रियाओं के अंदर, तो वहाँ पर हमने COOH को तो यहाँ लिखा है, OH को यहाँ पर, तो बेटा कोई अंतर नहीं है। क्या नाम है इसका? सैलिसिलिक अम्ल। तो सैलिसिलिक अम्ल के लिए आपको याद क्या रखना है? सैलिसिलिक अम्ल के लिए आपको याद क्या रखना है? बेंजीन वाले होगी, इस बेंजीन वाले के ऊपर एक तो COOH समूह जुड़ा होगा और OH, और दोनों की ऑर्थो वाली कंडीशन होगी, 1:2 का रिलेशन होगा, तब सैलिसिलिक अम्ल। इसको अगर आपने यहाँ लिख दिया तब सैलिसिलिक अम्ल नहीं बोलेंगे। अब इसकी क्रिया किससे करवाएंगे बेटा? एसिटिल होता है बेटा, एसिटिक नहीं होता बेटा, ये एसिटिल, एसिटिल एनहाइड्राइड। अब क्रिया हम किससे करवाएंगे बेटा? एसिटिल, एसिटिक या एसिटिल एक ही बात है बेटा बोलते। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने इसका? CH3 C≡O CH3। एसिटिल या एसिटिक एनहाइड्राइड ज़रा कंफर्टेबल रहता है, तो जो बोलना चाहिए वो बोल दो बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब बेटा सिंपल सी बात है कि यहाँ से H गया और यहाँ से ये चला गया बाहर, इसका मतलब ये कंडीशन आ गई, CH3 COOH, एसिटिक अम्ल बाहर निकल गया। अब इस समूह को इस O के साथ क्या जोड़ेगा? H तो बाहर निकल गया, इस O के साथ C≡O और यहाँ पर CH3, ये जोड़ दो तो देखो कंडीशन क्या आती है। COOH O, इस O के साथ क्या जुड़ेगा? COCH3, C≡O CH3।
बन गया। और साथ में बाहर क्या निकल गया बेटा, CH3COOH। ये जो संरचना बनी है इसी संरचना को क्या बोलते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं। बड़ा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, एस्पिरिन की संरचना बनाइए, इस चैप्टर में है ही अपने। तो यहाँ से आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एस्पिरिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सैलिसिलिक अम्ल हमने फिनॉल से बनाया था और फिनॉल से ही सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, उससे एस्पिरिन बनेगी। तो इस टॉपिक में भी है, तो याद तो करना पड़ेगा अपने को कि सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया, क्या लिखा बेटा मैंने, सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया एसिटिक कर लेना बेटा, ज़्यादा कंफर्टेबल एसिटिक ही रहेगा। एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर एस्पिरिन बनती है। क्या बनती है, एस्पिरिन बनती है, जो एक प्रकार की क्या है, दर्द निवारक औषधि है, जिसको आप अस्वापक औषधि भी कहते हो। दर्द निवारक औषधि जो एस्पिरिन है आपकी, ये एस्पिरिन कैसी औषधि है, अस्वापक औषधि है। अब ये अस्वापक औषधि है तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 17 पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि ऐसे औषधियाँ जिनको लेने पर निंद्रा नहीं आती है, अचेतना उत्पन्न नहीं होती है। तो एस्पिरिन बन गया। अब बेटा इसी एस्पिरिन को अगर हम बात देखा जाए तो ये पूरी स्ट्रक्चर है, इसको हम ये ऑर्थो कंडीशन में जोड़ा है, तो इसको ऑर्थो एसिटिल या इसको एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं। क्या, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, क्या नाम दिया बेटा इसको, ऑर्थो या सीधा बोलिए एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। तो बेटा आपको ये एस्पिरिन याद करनी है और एस्पिरिन एकदम माइंड में क्लियर कर लेना कि एस्पिरिन का निर्माण, किसका निर्माण, एस्पिरिन का निर्माण होता है वो सैलिसिलिक अम्ल और एसिटिक एनहाइड्राइड, सैलिसिलिक अम्ल और एसिटिक एनहाइड्राइड की आपस में क्रिया से बनता है। और सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है वो यहाँ आपका लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। और ये आपकी एस्पिरिन की संरचना। तो एस्पिरिन अब बनाना तो आ सकता है, ये सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एस्पिरिन की संरचना बनाइए। इसके बाद इस चैप्टर में एक क्वेश्चन अपना और अच्छा बनता है जिसकी हम बात कर लें। तो बिना बोले समझदार हो क्या करना अब आपको आगे, तो अब बेटा हम क्वेश्चन की बात करें। सवाल क्या लिख रहा हूँ बेटा आज का कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा फिनॉल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेद करें। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। अपने राजस्थान बोर्ड की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में आप अंतर स्पष्ट करें कि इन दोनों में आप किस प्रकार से विभेद करोगे या इन दोनों में किस प्रकार से आप अंतर करोगे, इसके बारे में आप बताइए। तो बेटा यहाँ से मैं कुछ चीज़ें समझा दूँ आपको कि अंतर करना है। तो कुछ चीज़ें पहले आप यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं कि एक तो मैंने क्या लिखा है बेटा, फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, OH, और ये बेंजीन वाले के ऊपर क्या लिखा जुड़ा OH फिनॉल बोलते हैं। और दूसरा बेटा मैंने क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, कोई R या H, या तो H जुड़ा होगा या R। इस संरचना को आप क्या बोलते हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहली बात तो माइंड में बेटा ये क्लियर कर लेना, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में ज़्यादा अम्लीय कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कभी क्वेश्चन आ जाएगी फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में ज़्यादा अम्लीय कौन होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर
13 चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। अभी केवल हम इस क्वेश्चन की बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है। अब क्या करते हैं कि बेटा ये बात तो समझ में आ गई, अब हम इन दोनों की क्रिया किससे करवाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। किससे कराओगे, सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सीधी सी बात है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करवाएंगे इन दोनों की, तो रिएक्शन में पहचान क्या होगी। अब देखो बेटा, इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमने क्या किया कि एक परखनली में बेटा हमने क्या ले लिया, फिनॉल, दूसरी परखनली में क्या ले लिया बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कि एक परखनली है उसमें क्या ले लिया बेटा, फिनॉल, और दूसरी परखनली में हमने क्या ले लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे मैंने सपोज किया कि इसमें फिनॉल है और इसमें मैंने क्या लिया बेटा, कोई सा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, और कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया। इसके पश्चात इनके अंदर मैंने क्या मिलाया, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों परखनली में मैंने क्या मिलाया, इनमें सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपके पास दो परखनली है, दोनों परखनली में एक में फिर किसका विलयन है, फिनॉल का, और दूसरे में कार्बोक्सिलिक अम्ल का। और दोनों में जब आपने सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया तो ये देखा जाता है कि जिस परखनली में कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तुरंत क्रिया करेगा, जहाँ पर बुध बुदाहत के साथ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। मतलब सीधी सी बात है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा, जिसके कारण वहाँ बुध बुदाहत के साथ तीव्र गति से बुलबुलों के रूप में CO2 गैस आपको बाहर निकलती हुई नज़र आएगी। और यही सोडियम बाइकार्बोनेट आप जब आप फिनॉल में मिलाओगे तो वहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप दोनों में अंतर कर सकते हो कि आसानी से हम इसमें अंतर बता सकते हैं और लिख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में जब सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है तो बुध बुदाहत के साथ वहाँ तीव्र गति से CO2 गैस बाहर निकलती है, जबकि फिनॉल होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता है। तो बेटा इसको हम लैंग्वेज के रूप में लिख लें। ये तो समझ में तो आ गया होगा आपको, चाहो तो इसका इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब देखो बेटा, हम बात करें यहाँ पे कि क्या लिखा बेटा, आंसर लिख रहे हैं इसका कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी अगर हम नॉर्मली लेना चाहें तो क्या ले लिया, एसिटिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोल सकते हैं आप, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में हमने क्या ले लिया, एसिटिक अम्ल यहाँ रिप्रेजेंट किया है, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके बुध बुदाहत के साथ CO2 गैस देता है, जबकि फिनॉल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि फिनॉल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो बेटा ये अंतर हो गया, इसको आप आसानी से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे बात करें। बेटा इसी के साथ आपका ये जो फिनॉल का टॉपिक था, मैंने आपको पहले कहा था कि इस टॉपिक में चैप्टर अपना 11 था, नाम था ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 1, जिसमें हम 3 मुख्य क्रियात्मक समूह पढ़ते हैं,
एल्कोहल, फिनोल और ईथर, जिसमें मैंने आपको एल्कोहल पढ़ा दिया था। इसकी शायद 8 या 9 वीडियो बनी थी, अपनी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसकी। उसके बाद इसकी भी इतनी क्लासें हुई है जिसमें फिनोल आपका कंप्लीट समाप्त हो गया है। अब ईथर है बेटा, ईथर आपका 3 या 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। ईथर में सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इसका नामकरण है। जहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है तो कल की ऑनलाइन क्लास में हम ईथर पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा मैं इसकी थोड़ी सी बात बता दूँ कि फिनोल वाले चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर मोटा मोटी हम बात करें तो 2 क्वेश्चन तो ये बन जाते हैं, फिनोल और फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, फिनोल और फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। दूसरा सीधा क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि फिनोल बनाने की औद्योगिक विधियाँ लिखिए 2, या प्रयोगशाला की 2 विधियाँ लिखिए, लिखाई हुई आपको। इसके बाद कि आपने देखा होगा कि फिनोल की क्रिया तनु H3 के साथ करते हैं तो क्या बनता है, और सांद्र H3 के साथ करते हैं तो क्या बनता है, ब्रोमीन जल के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, या कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर ब्रोमीन घुली हो तो क्रिया कराने पे क्या बनता है। फीडर-क्लार्क अभिक्रिया हमने पढ़ी थी। इसके बाद इसमें कुछ नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जैसे रायमंड-टिमान थी, गाटरमान है, डफ अभिक्रिया थी, कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया है, और जो हमने आज पढ़ी लेडरमान से अभिक्रिया, एस्पिरिन क्या होता है, और ये क्वेश्चन। तो बेटा ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, और लगभग आप 2-3 साल बोर्ड एग्जाम के पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये लगभग ये क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। तो बेटा आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और कल बिल्कुल रेडी रहना नए टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक क्या है, ईथर है। इसी के साथ बेटा आज की क्लास अपनी समाप्त है।